नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, मैं पढ़ा रही थी आप लोग को इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो जितना भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक था मैंने पूरा कवर करा दिया है। अब आप लोगों के लिए 2 से 3 वीडियो में मैं लेके आऊँगी महत्वपूर्ण वन लाइनर तथ्य, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स वन लाइनर। आपके एग्जाम में आप इसको पढ़िएगा एक बार, आपको लगेगा एग्जाम में बिल्कुल यही पूछा जाता है और इसी में से पूछा भी जाएगा। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पर्यावरणीय अति महत्वपूर्ण वन लाइनर तथ्य। तो देखिए, सबसे पहले संसाधनों के उपयोग और भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम लोग सतत विकास कहते हैं। सतत विकास क्या होता है? संसाधनों का उपयोग भी उसमें करते हैं और भविष्य में उसका संरक्षण भी करते हैं। ठीक है, तो ये होता है सतत विकास। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि नवीकरणीय हैं। वैश्विक सूचना संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं के द्वारा सतत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, आगे, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी के द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो यह सतत विकास कहलाएगा। ठीक है, तो सतत विकास मतलब आपको क्या समझ में आया पूरे कॉन्सेप्ट से, कि उसमें हम लोग प्रेजेंट के टाइम में उसका यूज़ भी करें और यूज़ भी इस तरीके से करें कि फ्यूचर में उसको और भी ज़्यादा उसका उपयोग किया जा सके उन संसाधनों का। ठीक, आगे देखिए, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव इन सीटू संरक्षण के द्वारा किया जाता है। प्राकृतिक वास का विनाश जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, हैबिटाट आपने पढ़ा होगा कि जैव विविधता के ह्रास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? वो होता है प्राकृतिक वास का विनाश। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र जो है वो कोलकाता में स्थित है और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जोधपुर में स्थित है। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन 20% है। ठीक है, इसीलिए तो इसको बोलते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, अमेजन वन। फिर है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनद, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल, मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। ये बात हुई है मन्नार की खाड़ी के बारे में। आगे, यदि किसी स्थान का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों में कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक एवं पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक पहुंच जाता है, तो इसको हीट वेव की स्थिति मानी जाती है। तो हीट वेव के लिए क्राइटेरिया आप लोगों ने क्या देखा कि मैदानी क्षेत्रों में 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी या उससे ज़्यादा और पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान पहुंच जाए तो हीट वेव की कंडीशन आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। जब अधिकतम तापमान विचलन सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस या अधिक होता है तो इसको हीट वेव कहा जा सकता है। ठीक है, आगे, नॉक-नी सिंड्रोम के बारे में आपने सुना होगा। ये फ्लोराइड्स के प्रदूषण के कारण होता है। हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन उत्सर्जक के रूप में वाटर पैदा करते हैं। अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं क्योंकि रेगिस्तानी कीड़े रात के समय सक्रिय होते हैं। ठीक, पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, पौधे जो है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग क्या है? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें है पर्वत वाला आएगा, निम्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र आएगा और अर्ध शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र आएगा। इसमें राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या जो है वो मध्य प्रदेश में है और वन्य जीव अभ्यारण्यों की सबसे अधिक संख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक, और वहीं बताइए, मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था रामसर स्थल। रामसर स्थलों की सबसे अधिक संख्या किस प्रदेश में है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। फिर अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट अधिनियम को 2001 में पारित किया था। डायरेक्ट पूछा जा सकता है, मिलान करने में पूछा जा सकता है। ठीक, वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है, ये कथन जो है ये कोपेन का है। फिर खैर वृक्ष उपोष्ण कटिबंधीय वनों में पाया जाता है, खैर।
ठीक। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः पत्तियों पर पाया जाता है। जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं, एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। इस जीवन समर्थित तंत्र को ही पारितंत्र कहा जाता है। ठीक है। यूकेलिप्टस जो है इसको वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा कहा जाता है, यूकेलिप्टस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला DDT यानी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कोचीन है, सौर ऊर्जा के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। फिर है लिम्नेटिक, क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं। ठीक है, ये पानी का खुला क्षेत्र होता है। ऊन एक प्रकार का जैव निम्नीकरण पदार्थ है। बांग्लादेश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है। कोयला, गोबर और लकड़ी ये बायोमास ऊर्जा के स्रोत हैं। पारिस्थितिकी निकेत उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है, और प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। निकेत की बात की हमने। आगे देखिए, वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना का प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य जल को केवल प्रदूषित रहित करना था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फैक्ट पता चल गया कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था, 1985 में। आगे, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित ऊर्जा सौर ऊर्जा द्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं। बायोमास ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा अंततः सूर्य की ऊर्जा से ही व्युत्पन्न है। ठीक। अगला देखिए, डॉल्फिन डे। डॉल्फिन डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। आगे बढ़ते हैं। अगला है, नेक नामपुर झील पर बनाए गए फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड का उद्घाटन 2 फरवरी 2018 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले 2 फैक्ट तो यही हो गए कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब होता है, 2 फरवरी को होता है, और फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड कहाँ पर है, ये है नेक नामपुर झील पर। ठीक। आगे, पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया गया था हैकेल के द्वारा। ठीक है, एच हैकेल ने इसका प्रयोग किया था। ये थे एक जर्मन जीव विज्ञानी। फ्रेडरिक क्लीमेंटस ने पारिस्थितिकी को समुदाय का विज्ञान माना था। समुदाय पारिस्थितिकी के अध्ययन के लिए जैविक समुदाय अध्ययन की इकाई होती है। जैविक समुदाय इसके अध्ययन की इकाई होती है। नीके सिद्धांत, ठीक है, नीके या नीचे, और पारिस्थितिकी तंत्र हुआ ऊर्जा प्रभाव, पदार्थों का पुनर्चक्रण, सहनशीलता की सीमाओं तथा वनस्पतियों के क्रमानुगत परिवर्तनों की संकल्पनाओं का विभिन्न नियोजन संदर्भों में प्रयोग किया जा रहा है। अब हटाइए, आगे देखिए, इकोटोन क्या होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये होता है 2 भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र, इकोटोन कहलाता है। जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, पर्यावरण जैविक तत्व, भौतिक तत्व और अजैविक तत्व का प्रतिफल है, यानी पर्यावरण जैविक, अजैविक और भौतिक तत्वों से मिलकर के बना है। जातियों का उद्भव पारिस्थितिकी तंत्र की गतिक प्रकृति का प्रदर्शन है। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन वाली संकल्पना यानी प्राकृतिक चयन की संकल्पना जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा दी गई थी। इसमें जातियों के उद्भव की क्रियाविधि, नियमों तथा सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया है। कहीं पर भी नेचुरल सिलेक्शन अगर नाम देखिएगा, प्राकृतिक चयन नाम देखिएगा, आंख बंद करके चार्ल्स डार्विन राइट आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, पूछा गया है सब एग्जाम में। पारिस्थितिकी तंत्र, इसका प्रयोग सबसे पहले एजी टांसले द्वारा किया गया था। ये क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र एक प्रकार का गतिक तंत्र है जिसकी संरचना बायोम तथा निवास क्षेत्र या भौतिक पर्यावरण से मिलकर हुई है। इसके जीवों के विशेष समूह को इकोनिक कहा जाता है। इस तंत्र में सौर ऊर्जा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है और ये पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल भी है। ठीक है, आगे इसमें पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है और पदार्थों का गमन हो गया संरक्षण, ये चक्रीय मार्गों से होता है। अब इकोक्लाइन क्या होता है? इकोक्लाइन जो है ये प्रवणता का सूचक होता है जिसके सहारे कोई भी जैविक समुदाय, खासकर पादप हो गया या फिर और तथा भौतिक दशाओं में परिवर्तन होता है। ठीक,
ये जो है ये pH भिन्नता हो गई, लवणता, जल घनत्व है, रासायनिक भिन्नता है, इन लक्षणों से ये संबंधित है। इकोक्लाइन, ठीक। प्राथमिक उत्पाद की श्रेणी में क्या क्या आता है? इसमें समस्त स्वपोषित पादप एवं शैवाल, यानी जो खुद से खाना बना के अपना खा लेते हैं, वो सभी प्राथमिक उत्पादक की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अपघटन की प्रक्रिया ये मृतोपजीवी कवक जैसे फंगाई और जीवाणु जैसे बैक्टीरिया के द्वारा होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक क्लोरोफिल युक्त होते हैं, जैसे काई शैवाल, घास, पेड़। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हो गया और जल का उपचयन होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? अपचयन होता है, यानी रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और उपचयन यानी ऑक्सीडेशन होता है जल का, याद रखिएगा। फिर पौधे का मुख्य कार्य संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भोजन का उत्पादन और ऊर्जा का संचयन करना है, ठीक है। इसीलिए पौधों को प्राथमिक उत्पादक यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं, हरे पौधों को नहीं, हरे पौधों को। फिर है वियोजक या अपघटक जो होते हैं उनको प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अधिक तापमान तथा आर्द्र जलवायु वाली स्थितियों जैसे नम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अपघटन बहुत तेजी से होता है, ठीक। और पादप में लिग्निन यानी सैकेराइड और काइटिन की मात्रा अधिक होने पर अपघटन की दरों में कमी आती है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे तेजी से अपघटन कहाँ पर होता है, तो ये अधिक तापमान और आर्द्र जलवायु वाली स्थितियों में, और वहीं अगर पादप में सैकेराइड और काइटिन यानी पॉलीसैकेराइड ज़्यादा हो जाए तो इसके अपघटन दर में कमी आ जाती है, ठीक। आगे देखिए, बस यही पेज देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग अपर्दन, जिसमें नाइट्रोजन की प्रचुरता और लिग्निन की मात्रा कम होती है, वो अपेक्षाकृत बहुत तेजी से विघटित होता है। विश्व का विशालतम और सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? वो है समुद्र या महासागर, ठीक है। सबसे स्थिर है ये और सबसे विशालतम है। जैव मंडल एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तत्वों को एक साथ सम्मिलित करके एक बड़ी यूनिट का सृजन करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में क्लोरोफिल या पर्णहरित काम करता है। प्रकाश सुग्राही कारक का काम करता है क्लोरोफिल। फिर मैग्नीशियम जो है ये पत्तों के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, इम्पॉर्टेंट। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा नीले एवं लाल रोशनी में होती है। ऊर्जा प्रवाह खनिज चक्र पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम और लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है, याद रखिए। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये नीला और लाल वाला भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रकाश संश्लेषण का केंद्र पर्णहरित होता है यानी क्लोरोप्लास्ट। पौधों में क्लोरोफिल प्रायः पत्तियों में ही पाया जाता है, इसलिए पत्ते को ही प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, ठीक। शैवाल और हाइड्रिला जो प्रायः पानी में पाए जाते हैं, इनकी पूरी काया ही प्रकाश संश्लेषी होती है और प्रकाशिक अपक्रिया कोशिका के क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है और अप्रकाशिक अपक्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो इस वीडियो में यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग इम्पॉर्टेंट ऐसे ही फैक्ट देखेंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे आपका UPPCL 2025 का प्री हो गया या फिर यूपी का 2024 वाला मेंस हो गया, इसके अलावा साथ ही साथ आपके RO की परीक्षा है, BEO की वैकेंसी है, ठीक है, UPSI है और अदर स्टेट हैं जैसे आपका बिहार है, झारखंड है, उत्तराखंड, MP, राजस्थान, मतलब अगर आप इनके स्टेट PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं इस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, पेड क्विज दिया जाएगा, डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिससे आप लोग अपना कट ऑफ आराम से क्लियर कर लें। तो बस पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।